सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है सोसाइटी ऑफ द स्नो, जो कि उन लोगों की जिंदगी से जुड़ा सच्चा कहानी है जिनका प्लेन बर्फीले पर्वत में क्रैश हो गया था, जहां पर उन्हें सरवाइव करने के लिए अपने मरे हुए दोस्तों को ही खाना पड़ता है, क्योंकि कई महीने वहां पर फंसे रहने के बाद भी उन्हें बचाने कोई नहीं आया था। पर क्यों? ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है अक्टूबर 13 सन 1972 से, जब कुछ लोगों के अलावा एक रग्बी टीम और वायन एयरफोर्स फ्लाइट नंबर 571 से चिली की ओर जा रहे थे, जिसमें इसी बीच जब वो लोग एंडेज माउंटेन के ऊपर से गुजरते हैं तब उन्हें वहां के हवा के दबाव के वजह से थोड़े टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी के वजह से उनका प्लेन इतना नीचे आ जाता है कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिलता और वो प्लेन उन पर्वतों से जा टकराता है, जिसके वजह से ना सिर्फ उस प्लेन के 2 हिस्से हो जाते हैं, बल्कि उसके बीच बैठने वाले सभी पैसेंजर्स नीचे गिरकर मारे जाते हैं। हालांकि अब भी बहुत से लोग प्लेन के आगे वाले हिस्से में जिंदा थे, पर क्रैश के दौरान उनमें से बहुतों को इतने बुरे तरीके से चोट आता है कि वो जिंदा नहीं बचते। इसलिए बचे हुए लोग उन मुर्दा लोगों को बाहर निकालकर प्लेन के बचे कुचे हिस्से को बैग और लगेज के मदद से ढक देते हैं, क्योंकि बाहर का मौसम इतना ठंडा था कि वो एक रात भी खुले आसमान के नीचे सरवाइव नहीं कर सकते थे। पर इसका मतलब यह नहीं था कि उन लोगों को उस प्लेन के टुकड़े के अंदर ठंड का सामना नहीं करना पड़ रहा था। वो सभी वहां पर बस इसलिए थे क्योंकि वो जगह बाहर के मुकाबले थोड़ा कम ठंडा था, इसलिए थोड़े से खाना और पानी के साथ वो सभी वहां पर इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि उन्हें बचाने कोई न कोई जरूर आएगा। लेकिन एक दिन बीतने के बाद भी उनके रेस्क्यू के लिए कोई नहीं आता, बल्कि हर एक रात के साथ उनमें से कोई न कोई मारा जाता है, खास करके वो लोग जो कि क्रैश के दौरान जख्मी हुए थे। हालांकि वहां पर फंसे रहने के 2 दिनों के बाद उन्हें अपने ऊपर से एक प्लेन गुजरता हुआ दिखाई देता है, जो कि उन्हीं लोगों के तलाश में आया था। पर उस बर्फ में सब कुछ सफेद होने के कारण रेस्क्यू टीम वालों को उतने ऊंचाई से वो लोग दिखाई नहीं देते। लेकिन उस प्लेन के विंग को अपने तरफ मुड़ता देखकर वो सभी ये सोचकर खुश होते हैं कि रेस्क्यू टीम ने उन्हें देख लिया है, इसलिए उनके पास जो भी बचा हुआ खाना था वो सभी मिलकर उस रात को ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि सुबह होते ही रेस्क्यू टीम उन तक पहुंच जाएगा। पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता, इसलिए उनमें से एक लड़का यानी कि नूमा अपने कुछ दोस्तों को लेकर उस प्लेन का दूसरा हिस्सा ढूंढने को निकलता है, क्योंकि उनके हिस्से में जो रेडियो था वो पावर ना होने के वजह से काम का नहीं था। पर बहुत ढूंढने पर भी उन्हें टेल वाला हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ता है, जहाँ पर सभी का हालत भूख के वजह से इतना खराब था कि उनका पेशाब भी काला हो चुका था। यानी कि 5 दिनों तक भूखा और प्यासा रहने के वजह से उनके शरीर के साथ साथ दिमाग भी सूखने लगा था, जिसके वजह से उनमें से एक यानी कि नांदो सभी को यह सजेस्ट करता है कि उन्हें अपना भूख मिटाने के लिए उन मरे हुए लोगों का मांस खाना चाहिए। हालांकि शुरुआत में तो कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन 7 दिन और 7 रात भूखे गुजारने के बाद उनमें से ज्यादातर लोग मरे हुए लोगों का मांस काटना शुरू कर देते हैं ताकि वो उसे खा सके। हालांकि नूमा ऐसा नहीं करता, पर जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे बाकी बचे लोग भी इंसान का मांस खाना शुरू कर देते हैं, जिनको रोकने के लिए नूमा कुछ भी नहीं कर पाता। जिसमें इसी बीच उन्हें किसी के सामान में एक रेडियो मिलता है, जिससे वो प्लेन में मौजूद रेडियो की तरह अपना मैसेज ट्रांसमिट तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वो उससे ब्रॉडकास्ट को सुन जरूर सकते थे, जिसमें कुछ दिनों तक उन्हें सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि रेस्क्यू टीम अभी उन लोगों के तलाश में है जो फ्लाइट 571 में मौजूद थे। लेकिन 9 दिनों के बाद इस रेस्क्यू मिशन को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो लोग ये मानने लगे थे कि कोई भी क्रैश में नहीं बचा होगा। पर अब जब ऐसा नहीं था तो ऐसे में इसको रेडियो में सुनने के बाद वो सभी ना सिर्फ भड़क जाते हैं, बल्कि वो सभी बचने का उम्मीद भी खो देते हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भी नूमा को ये लगता है कि उनके पास बचने का एक मौका अब भी है, अगर वो किसी तरह से उस टेल वाले हिस्से को ढूंढ सके तो। इसलिए सुबह होते ही वो फिर से अपने कुछ दोस्तों के साथ प्लेन के उस हिस्से के तलाश में निकल पड़ता है जिसमें बैटरी था। लेकिन इस दौरान उसे प्लेन से गिरे हुए लोगों के अलावा
और कुछ नहीं मिलता और उसके ऊपर से उन्हें एक रात बाहर गुजारना पड़ता है जहाँ का तापमान 0 से काफी नीचे था। इसलिए फिर से एक बार उन्हें अपने हालात से मजबूर होकर वापस लौटना पड़ता है, जहाँ पर नुमा को मजबूरन वो चीज खाना ही पड़ता है जो वो कभी नहीं खाना चाहता था, यानी कि इंसान का मांस, जिसको उसने जैसे तैसे चबाए बिना ही निगल लिया था। जिसमें इसी बीच 17वें दिन पर एक बर्फीले तूफान के वजह से एवलांच आ जाता है, जो ना सिर्फ उन सभी को बर्फ के अंदर दफना देता है, बल्कि इसी के वजह से उनमें से और भी 8 लोग मारे जाते हैं। लेकिन जो बच जाते हैं वो ये समझ जाते हैं कि उन्हें कुछ भी करने से पहले ठंड के मौसम के गुजरने का इंतजार करना होगा। हालांकि नांदो इस फैसले के खिलाफ होता है, पर अब जब नुमा भी यही चाहता था तो ऐसे में वो 15 दिनों तक ठंड के कम होने का इंतजार करते हैं, जो कि होता तो नहीं है। लेकिन इसी बीच भूख और ठंड के वजह से नुमा का एक और दोस्त मारा जाता है। इसलिए आखिर में नांदो का बात मानते हुए वो सभी पहाड़ के रास्ते अर्जेंटीना की ओर बढ़ते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही नुमा का पैर जवाब दे देता है, जिसके वजह से उसके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और हर दिन बस यही सोचता कि वो कितना यूजलेस है। जिसके कुछ ही दिनों के बाद नांदो भी वापस आ जाता है, जो असल में उन पहाड़ों को पार करके लोगों का मदद लेने के लिए बुलाने गया था। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं था, पर इसी कोशिश के दौरान उन्हें प्लेन का दूसरा हिस्सा मिल गया था, जहां पर मिला एक चॉकलेट निशानी के तौर पर वो नुमा के लिए लाता है। हालांकि वहां पर उन्हें बैटरी भी मिल गया था, पर भारी होने के वजह से उसे अपने साथ लाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए नांदो अपने साथ किसी ऐसे को ले जाने आया था जो रेडियो का काम जानता हो, ताकि वो रेडियो ठीक करके अपने लिए मदद बुला सके। लेकिन बदकिस्मती से वो रेडियो काम नहीं करता। इसलिए आखिर में नांदो मदद के तलाश में चिली की ओर बढ़ने का सोचता है, क्योंकि उन्हें वहां पर फंसे हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे, जिसके दौरान उन्होंने अपने बहुत से दोस्तों को खोया था। यहाँ तक कि एक दिन नुमा भी भूख और ठंड के वजह से नांदो के हाथों में मारा जाता है, जिसको देखकर नांदो और इंतजार नहीं करता, बल्कि अपने 2 साथी के साथ चिली के लिए निकल पड़ता है। पर कुछ दिनों तक चलने के बावजूद भी उनके रास्ते का बर्फ खत्म नहीं होता, इसलिए वो भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। जिसमें इसी बीच नांदो को एक घास का मैदान दिखाई देता है, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने एंडेस की पहाड़ियों को पार कर लिया है। इसलिए नांदो अपने साथियों में से एक को वापस भेज देता है, ताकि वो इसका खबर बाकियों को दे सके। जिसमें इसी बीच नांदो 10 दिनों तक लगातार चलने के बाद अपने सामने एक नदी को देखता है, जिसके पास ही एक आदमी खड़ा था, जिसके मदद से नांदो रेस्क्यू टीम वालों को फिर से कांटेक्ट करके अपने दोस्तों को बचाने वापस जाता है, जो कि वहां पर 71 दिनों से रह रहे थे, और वो भी इंसानों का मांस खाकर। तो दोस्तों, ये तो था सोसाइटी ऑफ द स्नो का कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।